मेरा नाम सपना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे 2 भाई थे और मेरे माता पिता थे। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे घर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरे माता पिता ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और इसी तरह से मेरी शादी कर दी गई। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था और उसका परिवार भी नहीं था। वो लड़का अकेला रहता था। उसका बहुत बड़ा सा घर था। बिजनेस भी बहुत अच्छा था। यही सब बातें देखते हुए मेरे पिताजी ने मेरी शादी उस लड़के से कर दी थी। मेरे पति का नाम अभिषेक था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार किया करती थी। शादी के 5 महीने बाद ही अभिषेक को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अभिषेक की मौत के बाद मैं बहुत टूट गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं अभिषेक के साथ बहुत खुश रहती थी। अभी तक मेरे पास कोई औलाद भी नहीं थी। इससे पहले ही अभिषेक मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिषेक के मरने के बाद मेरे माता पिता का कहना था कि वो मुझे अपने घर ले जाएंगे। मेरे घर में मेरी 2 भाभियां भी थीं। आजकल के ज़माने के बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं विधवा बनकर उस घर में जाऊं और मेरे भैया और भाभी मुझे बुरा समझे। इसी तरह से मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी शादी करने पर भी तैयार नहीं थी। मेरे पहले पति के घर में कोई नहीं था और उनका घर भी बहुत बड़ा था। मुझे उस घर में इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिला था। मैं डरती थी कि कहीं जाकर मेरी ज़िंदगी सुधरने के बजाय ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी और ना ही अपने मायके वापस जाना चाहती थी। मेरा मानना था कि मुझे अपने पति के घर में ही रहना है। घर बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे घर में बहुत डर लगता था। रात को जब कुत्ते भौंकते थे तो मेरा दिल बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल बैठ रहा है। मैं पहले से ही डरपोक नहीं थी, बल्कि जिस दिन से मेरे पति मुझे छोड़ कर गए हैं उस दिन से मुझे डर लगना शुरू हो गया था। हर छोटी से छोटी चीज़ से मुझे डर लगता था। रात मेरी ऐसे ही डर के साथ साथ गुजर जाती थी। ना जाने डर मेरी ज़िंदगी से कब निकलेगा। यही सोचते सोचते मुझे सारी रात हो जाती थी। दिन भी ऐसे ही गुजर जाता था। मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे भी कमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी सारा पैसा था जो मुझ अकेली के लिए काफ़ी था। मैं काफ़ी समझदार और पढ़ी लिखी थी। सोचती थी कि बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा लिया करूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने नीचे वाले पोर्शन को किराए पर दे दूं। इसी तरह से घर में मेरे लिए कोई सहारा भी हो जाएगा और मेरा सारा दिन भी गुजर जाया करेगा और मुझे रात को डर भी नहीं लगेगा। मैंने सोचा कि मुझे घर किराए पर दे देना चाहिए, लेकिन मैं किसी शरीफ फैमिली को ही किराए पर घर देना चाहती थी। अकेले इंसान को किराए पर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं अकेली और जवान थी। इसलिए मैं आस पड़ोस में जाकर सभी से ये बात कह दी थी कि मुझे किराएदार की ज़रूरत है, लेकिन मेरी शर्त यही रहेगी कि मुझे एक शरीफ फैमिली की ज़रूरत है। मैं अकेले इंसान को अपना घर किराए पर नहीं दे सकती थी। इसी तरह से मुझे घर में रहने के लिए लोगों का सहारा भी मिल जाता और महीने में थोड़ा बहुत पैसा भी घर में आ जाता। मेरा इतने कहने की ही देर थी कि 2 दिन के बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुबह का टाइम था और दरवाजे की बेल बज रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि बाहर एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। मैंने उन दोनों को ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और उनसे पूछा कि मैं आप दोनों को नहीं जानती हूँ, आप कहाँ से आए हैं, कौन हो? तभी वो लड़का कहने लगा कि आप किराए पर मकान देना चाहती हैं, हम इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। हमने सुना था आप किराए के लिए फैमिली की तलाश कर रही हैं। हम दोनों ही इस घर में रहना चाहते हैं, कोई और नहीं रहेगा। मैंने कहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं शरीफ फैमिली की ही तलाश कर रही थी। मैं अपना नीचे वाला पोर्शन किराए पर देना चाहती हूँ। मैंने कहा आप दोनों माँ बेटे इस घर में रहना चाहते हैं। तभी वो औरत बोल पड़ी और कहने लगी कि मैं इनकी माँ नहीं बल्कि उनकी पत्नी हूँ। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि ना जाने इस लड़के ने इस औरत में क्या देखा था। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था और उसका नाम सुरेश था और वो बूढ़ी औरत, उसका नाम सरोज था। सरोज की उम्र लगभग 60 साल होगी। 60 साल की इतनी उम्र दराज औरत का शादी करना, वो भी एक जवान लड़के के साथ, ये तो मुझे बहुत ही हैरत की बात लग रही थी।
मैंने कहा सॉरी, अगर मेरी वजह से आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अक्सर लोग हमें देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वो जवान लड़का कहने लगा, मैडम आप हमें यह मकान किराए पर दे सकती हैं, हमें भी रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको इस घर में रहने की इजाज़त दे देती हूँ। ये रही कमरे की चाबी और आप अपना सामान लेकर आ जाइए। तभी सुरेश सरोज की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा और सुरेश कहने लगा कि किराया हम आपके मुंह मांगे रकम में दे देंगे। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। आखिरकार जैसे किराएदार मैं ढूंढना चाह रही थी, मुझे वैसे ही किराएदार मिल गए थे। मैंने उनको चाबी दे दी और उनसे कहा कि आप अपना सामान लेकर आ जाइए। थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपना सारा सामान लेकर मेरे घर में आ गए और उन्होंने अपना सारा सामान सेट कर लिया। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया और शाम का वक्त आ गया। शाम के समय मैं सोच रही थी कि ना जाने सुरेश ने सरोज जी के अंदर क्या देखा था जो उनसे शादी कर ली थी। क्या पता उसकी क्या मजबूरी थी सरोज जी से शादी करने की। या तो ये शादी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज हो सकती है। हो सकता है सुरेश के घर वालों ने सरोज जी के साथ कि ये शादी ज़बरदस्ती करवा दी हो। फिर मैंने इन बातों को इग्नोर किया और खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। खाना बनाते समय मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई थी। मेरी माँ ने कहा था कि अगर आस पड़ोस में कोई नया रहने आ जाए तो उसे एक समय का खाना खिला दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है और ना जाने उन लोगों को खाना मिलता होगा भी या नहीं। क्या पता वो किसी परेशानी में हो, क्या पता उनके पास घर में खाना बनाने के लिए राशन ही भी हो या नहीं। यही सब बातें सोचते हुए मैंने सरोज जी और सुरेश के लिए खाना बनाने की ठान ली थी। वैसे तो मैं अकेली थी, इसलिए अपने लिए ही खाना बना लिया करती थी, लेकिन आज मुझे 3 लोगों का खाना बनाते समय बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा मैं भी आज नीचे अपने नए किराएदार के लिए खाना बना कर ले जाती हूँ। रात हो गई और मैंने खाना अच्छे से पैक कर लिया था। जैसे ही मैं नीचे गई और मैंने जाते ही दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मुझे बहुत देर हो गई दरवाज़ा बजाते बजाते, तब मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ये लोग जल्दी सो गए होंगे, इसलिए मैं वापस जाने के लिए मुड़ गई थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और सुरेश दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सुरेश ने कहा, अरे सपना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मेरे हाथ में खाना देखा तो कहने लगा, सपना जी आपको खाना लाने की क्या ज़रूरत थी, सरोज किचन में खाना ही बना रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे लिए आज मेहमान हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। कल से तो हमें एक ही साथ एक ही घर में परिवार की तरह रहना है। मैंने सुरेश से कहा, सरोज जी कहाँ हैं? ये कहते हुए मैं किचन की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मेरे सामने सुरेश आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे वो, उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, वो तो अपने कमरे में लेटकर सो चुकी है। मैंने कहा अभी तो वो किचन में खाना बना रही थी। तो सुरेश कहने लगा, नहीं नहीं, खाना बनाते समय उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वो जाकर लेट गई, उसको नींद आ गई होगी। अगर मैं उसको आधी नींद से उठा दूंगा तो आपको तो पता है ना कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, इसलिए उसको बीमारियों ने घेर रखा है। अगर मैंने उसे आधी नींद से उठा दिया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पोर्शन में आ गई। ऊपर आते ही मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं भी लेट गई और लेट कर सोचने लगी कि सुरेश ने किस तरह से बात को पलट दिया था। पहले तो वो मुझसे कह रहा था कि सरोज जी खाना बना रही हैं, लेकिन उसके बाद ही मैंने जैसे ही किचन में जाने की कोशिश की तभी उसने बात को इतनी अच्छी तरीके से पलट दिया कि वो सो रही हैं। ना जाने वो क्या कर रहा था और क्या कहना चाह रहा था। मैंने सोचा खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सोच लिया था कि सरोज जी को मैं अपनी बड़ी बहन बना लूँगी और हम दोनों इस घर में आराम से बैठकर बातें किया करेंगे। वैसे भी वो अकेली हैं और मैं भी अकेली हूँ, दोनों सारा दिन अकेले ही तो रहेंगे, इसलिए एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे और एक दूसरे से अपना मन भी हल्का कर लेंगे। मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पता कर लूँगी, आखिर उन्होंने सुरेश से शादी क्यों की।
मैं सोच रही थी कि सरोज जी मेरे पास थैंक यू बोलने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं उनको खाना देकर आई थी, इसलिए उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो मुझे थैंक यू कहें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी से कुछ तोहफ़ा लेने के बाद उनको थैंक यू कहे बिना उनको सुकून नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला था। रात का काफ़ी समय हो चुका था और अभी तक सरोज जी मेरे पास थैंक यू कहने के लिए नहीं आई थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह जब मैं उनसे मिलूं तो शायद वो मुझे थैंक यू बोलने के लिए आए। वैसे मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सरोज जी से बातें करना चाहती थी। आज रात मेरी बहुत सुकून से गुजरने वाली थी, क्योंकि घर में किराएदार आ चुके थे और अब मुझे किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता था। घर में कोई सहारा था, यह बात मुझे बहुत बेफिक्र कर रही थी। कुत्तों की आवाज़ से भी मुझे डर नहीं लग रहा था। जब मेरे पति जिंदा थे तब मुझे आवाज़ नहीं आती थी, शायद तब मुझे डर भी नहीं लगता था। मेरे पति अभिषेक मुझे बहुत प्यार करते थे और हर रात मैं उनको याद करके रोया करती थी। ये सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई और अचानक ही आधी रात में मेरी आँख खुल गई। ना जाने मेरी आँखें इतनी रात को क्यों खुली थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात को ना जाने किसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेडी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और बहुत तकलीफ़ में है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया ताकि वो आवाज़ मुझे ना आ पाए, लेकिन आवाज़ आना बंद नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आखिर मैं क्या करूं? ऐसे ही करते करते सुबह हो गई थी, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई थी। सुबह के 6 बजे वो आवाज़ बंद हुई, तब जाकर मुझे सुकून मिला। कुछ देर के बाद ही मुझे नींद आ गई थी। मुझे नींद इतनी गहरी आ गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने टाइम देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। तभी अचानक से मैं घबरा कर उठी और उठने के बाद मैंने चाय बनाई और हाथ मुँह धोकर मैं चाय लेकर गैलरी में चली गई। गैलरी में मैंने देखा कि सुरेश गली में खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रहा हो। फ़ोन पर बात करते करते ही उसकी निगाहें ऊपर की तरफ आ गईं। उसने जब मुझे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद ही वो वहाँ से चला गया। शायद वो ऑफिस गया होगा। उसका हुलिया तो यही बता रहा था कि वो किसी काम पर जा रहा था। मैंने सोचा कि सरोज जी से बात करने का मेरे पास ये अच्छा मौका है, क्योंकि जब से वो घर में आई थी वो एक बार भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उनसे बैठकर बातें करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाती हूँ और जाकर सरोज जी के पास बैठ जाती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने अपने सारे काम किए और नीचे वाले पोर्शन में चली गई। सुरेश वहाँ मौजूद नहीं था। लग रहा था जैसे वह काम पर ही चला गया है। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बार बार दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं खड़े हुए यही सोच रही थी कि कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, फिर भी कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। तभी थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज़ आई, सपना जी ये आप हो क्या? वो आवाज़ सरोज जी की ही थी। मैंने कहा, जी सरोज, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ सपना। तभी सरोज जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने सरोज जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और सोफे पर बिठा दिया। कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे परमिशन नहीं दी है कि मैं किसी को भी अंदर आने दूं, इसलिए मैं सोच समझकर घर का दरवाज़ा खोलती हूँ। मैंने कहा, सरोज जी ये तो आपके लिए नया मोहल्ला है, आखिर यहाँ पर कौन आएगा? तो वो मुझसे कहने लगी कि आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर चल रही है। वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, सरोज जी इसका मतलब आप रो रही हैं? कहने लगी, जी मैं आपको अपनी कहानी क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकती हैं। तो वो कहने लगी कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कम उम्र का है, इसलिए वो चाहता है कि उसी की टाइप की लड़की मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ हो गई। वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा एज की हूँ और उसके हिसाब से अच्छी भी नहीं लगती हूँ। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। वो बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो मुझे धोखा दे रहा है। वो ना जाने किससे फ़ोन पर बातें करता रहता है।
अगर मैं उससे इस बारे में पूछती हूँ तो वो मुझे अपशब्द बोल देता है और कभी कभी तो वो मुझ पर हाथ भी उठा देता है। मैंने कहा, सरोज जी आप ठीक तो हो ना? सरोज जी कहने लगी, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया पैसा कपड़े जूते, दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है जो एक औरत को चाहिए होती है। सरोज जी की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा दुख होने लगा था। मैंने कहा, सरोज जी आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, तो आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मेरा पति कभी भी मुझे छोड़ने की धमकी दे देता है। मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये बताओ, मेरी इतनी उम्र आ गई है, मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊँगी? कौन मुझे अपनाएगा? बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दिया करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, सरोज जी मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, आप मुझे हर बात बता सकती हो और क्यों नहीं, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूँगी। ये कहकर मैं मुड़कर जाने लगी थी। तभी सरोज जी ने मुझे आवाज़ दी, सपना तुम किसी को यह बात मत बताना और मेरे पति को तो बिल्कुल भी मत बताना। अगर उसको यह बात पता चल गई तो वो मुझ पर हाथ ज़रूर उठाएगा। अगर उसे पता चल गया कि आप यहाँ पर आई थी और मैंने आपको कुछ बताया है। मैंने उनसे कहा कि हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसा आप कहती हो वही होगा, मैं आपके पति को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना कहकर मैं ऊपर चली गई थी। मुझे रह रहकर सुरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने शादी ही क्यों की थी जब अपनी पत्नी को मारना पीटना था? तो जब उसे अपनी पत्नी पसंद नहीं है तो उसने सरोज जी से शादी ही क्यों की थी? मैं सोच रही थी कि अगर सुरेश अपनी पत्नी को कैद में नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। वो तो बेचारी वैसे भी इतनी उम्र की हो गई है, उन पर इतनी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, जबकि वो खुद किसी और से चक्कर चला रहा है। अगर सरोज जी पर उनके पति पाबंदी नहीं लगाते तो सरोज जी और मैं आपस में छोटी बड़ी बहनें बन जाते। हम दोनों एक दूसरे से अपने गम बांट लेते। लेकिन मैंने अपने रोज़ के रूटीन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और रात को सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर घबराकर आधी रात के समय मेरी आँख खुल गई थी और आज भी वही आवाज़ थी। मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कान लगाए तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ सकती है। मुझे इस बारे में हर तरफ से पता करना था। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली तो मुझे चीखने की आवाज़ और भी ज़्यादा करीब से आने लगी थी और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चिल्लाने की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि नीचे वाले पोर्शन से आ रही थी और चिल्लाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि सरोज ही थी। एक लम्हे के लिए तो मैं दंग रह गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे वाले पोर्शन में गई। सरोज जी से मुझे पहले ही मुलाकात में दिल ही लगा हो गया था। अब मैं सरोज जी को परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर शोर थम गया हो। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था। फिर मैं वापस अपने पोर्शन में चली गई थी। रात के समय में किससे मदद मांगती, क्योंकि हर कोई तो अपने घर में सो रहा होगा। आज रात तो मुझे सरोज जी की फिक्र में नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं गैलरी में जाकर बैठ गई थी। टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं सुरेश को जाते हुए देखूंगी तभी रोक लूंगी। सुबह के 7 बज रहे थे और दूध वाला दरवाजे पर आया। सुरेश घर से निकल रहा था और मुझे देखते ही हैरान हो गया था। जब वो बाहर निकलने लगा तो मैंने उसको आवाज़ दी। मैंने कहा, सुरेश मेरी बात सुनो। मैंने उसके चेहरे पर एक डर सा देखा था। वो मेरे सामने सीधा बनकर खड़ा हो गया था और खुद ही मुझसे कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। सुरेश के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी फैल गई थी। वो मुझसे कहने लगा, आपको सरोज जी की फिक्र हो रही होगी कि वो रात को क्यों चिल्लाती रहती हैं। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होती है, मगर मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैंने देखा था सुरेश की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैंने सुरेश से कहा कि तुम मुझे यह बताओ आखिर उन्हें क्या परेशानी है, तभी तो मैं तुम्हें कोई हल बता पाऊंगी। तब सुरेश ने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, सबसे बड़ी परेशानी तो उसकी ये है कि वो मुझ पर बहुत शक करती है।
मैंने सरोज जी से अपनी मर्जी से शादी की है। आप मेरी शक्ल सूरत गौर से देखो, मुझ में और सरोज में कितना फ़र्क है। मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से भी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर सरोज से शादी की और सरोज को चुना। वो बेसहारा है, मैं उसको सहारा देना चाहता था और इसलिए मैंने उससे शादी की थी, लेकिन फिर भी वो मुझ पर शक करती है। उस दिन तो आपने भी सरोज को मेरी माँ समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हो गई थी कि मैंने सरोज को बेसहारा समझकर उससे शादी कर ली थी। वो मेरे घर पर नौकरानी का काम करती थी। यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे शादी कर लूँगा, उसे अपना नाम दे दूँगा। मेरे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने सरोज की खातिर अपने परिवार वालों को भी छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, मैंने सरोज से शादी करके क्या गलत किया है? मेरे माता पिता ने मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। सरोज की खातिर मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। मैं सरोज को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, बस वो मुझे यही कहकर लड़ती रहती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं चोरी चुपके से फ़ोन पर बात भी करता हूँ। 2 साल पहले ही मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर परिवार में लगा दिया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके साथ मेरी सगाई भी हो चुकी थी। वो मेरे माता पिता के दोस्त की बेटी थी। मैंने सरोज की खातिर उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, जबकि मेरे माता पिता का कहना था कि तुम इस औरत के प्यार में अंधे हो गए हो। तुम्हें यह भी नज़र नहीं आता कि ये औरत तुम्हारी माँ की तरह है, लेकिन तुम इस नौकरानी की खातिर अपने परिवार को छोड़ रहे हो और अपनी मंगनी भी तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तुमने इस नौकरानी से शादी कर ली। मैंने अपने माता पिता की भी कोई बात नहीं मानी और अपनी मंगनी भी तोड़ दी और अपना घर छोड़कर अपना सामान पैक करके दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मैंने अपनी पत्नी के साथ वफा निभाई और इतनी कम उम्र में भी हमेशा सरोज का साथ दिया, मगर अब अपनी पत्नी का ऐसा रवैया देखकर मुझे अकेलेपन का एहसास होता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने सरोज को सहारा देने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। शादी की पहली रात से ही सरोज मुझ पर शक करती है। उसको ऐसा लगता है जैसे जिस लड़की से मेरी सगाई हुई थी, मैं आज भी उससे बात करता हूँ और मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे कभी भी नहीं हो सकते हो क्योंकि तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की है। तुम तो आज भी उस लड़की की खूबसूरती के पीछे पड़े हुए हो जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी। अब वो हर रात मुझ पर शक करती है और लड़ाई करती है और बेवजह चीखती रहती है। उसकी वजह से पहले भी कई मकान मालिक हमें किराए के घर से बाहर निकाल चुके हैं क्योंकि लोग मुझ पर शक करते हैं कि शायद मैं अपनी पत्नी को मारता पीटता हूँ। 3 महीने में मुझे नया घर बदलना पड़ता है, मगर मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। सरोज की लड़ाइयाँ मुझे जीने नहीं देती। अब यह मेरा 5वां घर है। मैंने यहाँ आकर तो उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए थे और कहा था कि तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे जीने दो, मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सरोज दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है। उम्र के साथ साथ इसका दिमाग भी ख़राब होने लगा है। मैं इसका इलाज भी करवा रहा हूँ। सरोज लोगों पर कभी कभी हमला भी कर देती है, इसलिए मैं इसको घर से बाहर नहीं निकलने देता हूँ और कह देता हूँ कि किसी को भी घर में मत आने देना। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सुरेश की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच कह रहा है। तभी मैं उसे कहने लगी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। वो मुझसे कहने लगा कि हाँ बताइए। मैंने कहा आप सरोज जी को घर में बंद करके मत जाया करो। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है उनकी हालत में सुधार आ जाए। वो कहने लगा आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि अभी तक आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर खुखार हो जाती है कि मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ और अगर पीछे से उसने आप पर हमला कर दिया तो उसका कसूरवार कौन होगा? हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मुझे आपसे इस काम के लिए माफ़ी मांगनी पड़ रही है। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर सरोज जी ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको कभी कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनको कैद में मत रखो। सुरेश मेरी तरफ बहुत गौर से देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और मुझे थमाकर कहने लगा कि ये रही दरवाजे की चाबी।
आप होशियार रहना। जैसे ही आपको महसूस हो कि सरोज को गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन ही घर से बाहर निकल जाना। मैंने अपना सिर हिला दिया तो सुरेश वहाँ से चला गया था। मैं यही सोच रही थी कि दोनों ने ही मुझे अलग अलग बातें बताई थी। मैं अपने पोर्शन में आ गई थी और जल्दी जल्दी अपना काम करने के बाद जैसे ही फ्री हुई तो मैं चाबी लेकर नीचे सरोज जी के पोर्शन में चली गई थी। ताला खोलकर जैसे ही मैं नीचे वाले पोर्शन में दाखिल हुई तो सरोज जी सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और रो रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने दरवाज़ा हाथ से बजाया तो उन्हें इसकी भी आवाज़ नहीं आई। जब मैं उनके करीब गई और मैंने उन्हें आवाज़ लगाई तो वो घबराकर उछल गईं और अचानक ही खड़ी हो गई। उनको देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। उनको देखते ही मैं हंस पड़ी और वो हैरत से कहने लगी कि आप यहाँ कैसे आ गई। मैं कहने लगी बस मैंने सोचा तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ, इसलिए मैं आपके पास बातें करने के लिए आ गई। सरोज जी मुझे देखकर रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई और रोते हुए मुझसे कहने लगी मुझे रोने के लिए किसी के कंधे की तलाश थी। जिस पर मैंने कहा कि आपकी छोटी बहन आपके पास है ना। आज मैं यहाँ आपसे बहुत ही ज़रूरी बात पूछने के लिए आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त आप चीखने क्यों लग जाती हो। मैंने सुरेश की बातों पर भरोसा कर लिया था और बस मैं एक बार सरोज जी के मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहती थी। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि जैसे सरोज ने मुझे कहीं पागल तो नहीं बना दिया। वो घबरा गई और कहने लगी नहीं, मैं तो नहीं चीखती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है चीखने की। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं सरोज जी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज सारी बात पलट दी थी। कल तो वो मुझे कुछ और कह रही थी और आज कुछ और बोल रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी मुझे आपका भी घर देखना है। मैं चाहती हूँ कि आपने अपने पोर्शन की जिस तरह से सजावट की है इसी तरह से मैं भी अपने पोर्शन को सजाना चाहती हूँ, ताकि जब मेरा पति घर आए तो उसे भी अच्छा लगे कि मैंने घर की किस तरह से सजावट की है। मैं सरोज जी को अपने साथ अपने वाले पोर्शन में ले आई थी, मगर मैं अभी तक सरोज जी के बदले हुए व्यवहार के बारे में सोच रही थी। हम दोनों ऊपर चले गए। सरोज जी ने मेरे सामने अपना हाथ आगे कर दिया था। उस पर जलने के निशान थे। मैं उनका हाथ देखकर अचानक डर गई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो वो कहने लगी कल मैंने आपसे जो बातें की थी ना, जाने वो सारी बातें कैसे मेरे पति ने सुन ली थी। शायद उन्होंने कमरे में कोई ऐसी चीज़ लगा रखी है जिससे सारी बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। वह मुझ पर बहुत कड़ी निगाह रखते हैं। आपसे बात करने की सज़ा दी है मुझे सुरेश ने, इसलिए मैंने नीचे तुमसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जवान पति मुझे रोज़ बहुत मारता है, इसलिए मैं रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखती हूँ। मेरा ये चिल्लाना बेवजह नहीं है। तुम अगर अपनी आंखों से देख लोगी मुझ पर क्या गुजरती है, ये देख कर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे कमरे में कैमरा लगवा कर देख सकती हो। मैं कहने लगी ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं दोनों पति पत्नी के बातों में फंस कर रह गई थी। पति अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाता था तो पत्नी अपने पति पर इल्ज़ाम लगाती थी। इन दोनों की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं तो जिसकी भी बात सुनती थी मुझे उसी की बात पर यकीन आ जाता था। इसलिए मुझे दोनों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक लगी थी। दोनों ही मायूस लगते थे। सच तक पहुँचने का एक ही हल था और वो था कि मैं सच में नीचे वाले पोर्शन में कैमरा लगवा दूं। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर अभी भी रात को मुझे नीचे वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आ रही थी और सुबह जब सुरेश से मेरा सामना हुआ तो वो मुझसे कहने लगा मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जबकि दिन के वक्त तो सरोज जी मेरे सामने रोती रहती थी और कहती थी कि मुझ पर जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सरोज का दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, उनसे बातें भी करती थी और उनको हंसाती भी थी। उनको अपने हाथ से शाम को चाय बनाकर दिया करती थी। आखिर वो बुजुर्ग थी, उनसे अपने पोर्शन की सफाई नहीं होती थी।
तो मैं उनके पोर्शन में सफाई लगाकर आ जाती थी। मैं तो उनके साथ इसलिए ये सब कुछ करती थी ताकि उनका दिल बहल जाए और उनका ध्यान अपने पति की तरफ से हटने लगे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र लगी रहती थी। मैं चाहती थी कि अगर सुरेश मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर सरोज जी बीमार हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। कैमरा आने में थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया था। आज शाम जब मैंने खाना बनाया तो मैंने सोचा था कि आज भी मैं सरोज जी को खाना दे आती हूँ। वैसे तो मैं रात के समय ज़्यादातर नीचे वाले पोर्शन में नहीं जाती थी, लेकिन आज मुझे खाना देना था, इसलिए मैं रात के वक्त नीचे चली गई थी। मैं सीढ़ियों से उतर ही रही थी, इतनी ही देर में ही मेरे कानों में सरोज जी की आवाज़ पड़ी थी। वो कह रही थी कि आज तुम सारी तैयारी के साथ आ जाना, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मेरे दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सरोज जी की ही गलती थी। वो रात को अपने किसी जानने वाले को घर बुलाती थी और शायद उसके साथ कुछ गलत करती हो और जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से चीखती हो ताकि लोग सुरेश को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए मैंने अपने पुराने दोस्त को फ़ोन किया था। वो पुलिस की नौकरी कर रही थी और लेडी कांस्टेबल थी। मैंने उसको फ़ोन किया तो अपने घर के बारे में उसको सारी बातें बता दी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की बहुत ज़रूरत है, मेरे घर आकर सारी सच्चाई का पता लगा लो। मेरी दोस्त आने के लिए तैयार हो गई थी। मैं खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल के बेड पर हूँ। मैं घबरा गई और मैं बड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी। मेरी दोस्त मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो हंसकर कहने लगी, सपना, तुम एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देकर आई हो। बहुत दिनों से हमें लगातार इस चीज़ की शिकायत आ रही थी कि एक गैंग है जो लोगों के घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं और उनके घरों में चोरी करने के इरादे से घुस जाते हैं। जब लोगों को उन पर भरोसा हो जाता है तो वो चोर चोरी करने के बाद उनके घर से फरार हो जाते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से हम उस गैंग को पकड़ने में कामयाब रहे। मैंने उससे कहा, वो कैसे? तब रीना ने बताया कि सपना, तुम्हारे घर पर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गैंग का ही हिस्सा है। वारदात करने का उनका यह तरीका है कि वो बेसहारा औरतों के घर पर किराएदार की तरह रहते हैं और फिर औरतों को चकमा देने के लिए एक्टिंग करते हैं। पति अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाता है और पत्नी अपने पति पर इल्ज़ाम लगाती है। ऐसे ही औरतें उनके झगड़ों में उलझ जाती हैं और अपने घर के बारे में सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हारे साथ भी कुछ इसी तरह का ही हादसा हुआ था। उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया था कि यह तो तुम शुक्र करो कि तुमने सरोज की सारी बातें सुन ली थी। कल रात उन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम गहरी नींद में सो गई थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा वो दोनों पहले ही कर चुके थे। ये उनकी बहुत सोची समझी प्लानिंग थी। तुम्हारे घर की कीमती चीज़ें लेकर फरार होना चाहते थे। वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, फ्रिज, तुम्हारे जेवर और तुम्हारे कीमती कपड़े तक उन्होंने लेने का इरादा कर लिया था। हम मौके पर पहुंच गए और ऐसे ही हमने उन लोगों को दबोच लिया और जब हमने तुम्हारे कमरे में तुम्हें बेहोश देखा तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। रीना की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। लोग दूसरों को लूटने के लिए ना जाने किस हद तक एक्टिंग कर लेते हैं। मुझे तो उन दोनों की एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला था। यह तो भगवान का शुक्र था कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो मुझे किराएदार रखने में भी डर लगने लगा था। इसी तरह से मैं फिर से अकेली रह गई। इसीलिए हम अकेले ही ठीक हैं। हमें दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेरे नसीब में अकेलापन ही लिखा है, इसलिए मैं अपने अकेलेपन के साथ ही बहुत खुश हूँ। मैं अब घर में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं उनसे पैसे भी नहीं लेती। सारा दिन वो बच्चे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। रात को अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं और बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।